वाशिंगटन चौक में गलियां पागलों की तरह इधर उधर दौड़ती हुई ज़मीन को छोटे छोटे पट्टों में बांटती हैं। कुछ पट्टे तिकोने आकार के हैं तो कुछ अजीबोगरीब कोण बनाते हैं। कभी कोई चित्रकार यहाँ आया होगा, उसे यह जगह सस्ती और अच्छी लगी होगी, इसीलिए उसने यहाँ अपना डेरा जमा लिया। धीरे धीरे वहाँ कई और फटीचर चित्रकार आकर बस गए। चंद वर्षों में यह इलाका आर्टिस्टों की एक बस्ती बन गया। यहीं पर एक 3 मंजिले ईंट के मकान की ऊपर वाली बरसाती में सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। जॉन्सी का असली नाम वैसे जोआना था, पर सभी लोग उसे जॉन्सी ही कहकर बुलाते थे। एक अमरीकी शहर मेन की रहने वाली थी तो दूसरी कैलिफोर्निया की थी। दोनों पहली बार एक रेस्टोरेंट की मेज़ पर मिली थीं। बातचीत के दौरान उन्होंने पाया कि उनकी कलात्मक रुचियां एक दूसरे से काफ़ी मेल खाती हैं। इसी वजह से दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया। यह बात मई के महीने की थी। नवंबर की ठंड आते ही एक अजनबी बीमारी, जिसे डॉक्टर निमोनिया कहते हैं, ने बस्ती के कई लोगों को अपने बर्फीले हाथों से आ दबोचा। बस्ती के पूर्वी हिस्से में कहर बरपाने के बाद यह बीमारी दबे पांव बस्ती की संकरी भूल भुलैयों वाली गलियों में भी प्रवेश कर चुकी थी। कम उम्र की जॉन्सी, जिसका खून कैलिफोर्निया की पश्चिमी हवाओं द्वारा पहले ही पतला हो चुका था, इस खूंखार बीमारी का शिकार हो गई। जॉन्सी बिना हिले डुले दिन भर अपने पलंग पर पड़ी रहती और खिड़की के बड़े कांच से सामने वाली ईंट के मकान को ताकती रहती थी। एक दिन डॉक्टर ने आकर जॉन्सी का मुआयना किया और फिर दरवाजे के पास हल्की सी आवाज़ में उन्होंने सू से यह शब्द कहे, 10 में से केवल एक चांस है बचने का। उन्होंने थर्मामीटर का पारा झटकते हुए कहा, वह भी तब जब उसमें ज़िंदा रहने की कुछ ललक जगे। इस भयानक बीमारी के सामने हमारी सभी दवाएं फेल हैं। इतने लोग मर रहे हैं कि उन्हें दफनाने के लिए ताबूत कम पड़ रहे हैं। तुम्हारे मित्र ने तो जैसे ठीक ना होने की कसम ही खा ली है। उसे क्या कोई निराशा सता रही है? वह एक दिन नेपल्स में समुद्र की खाड़ी का चित्र पेंट करना चाहती है, सू ने कहा। इस मौके पर पेंटिंग की बात छोड़ो भी, यह बताओ, क्या वह किसी मर्द वगैरह के चक्कर में तो दुखी नहीं है? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सू ने डॉक्टर को आश्वस्त किया। तब तो बस उसके बदन की कमज़ोरी ही है, डॉक्टर ने कहा। मेरा जो कुछ मेडिकल ज्ञान है उससे मैं अपनी ओर से तो भरसक प्रयास करूँगा ही, पर जब मरीज़ अपने जनाजे में गाड़ियों की संख्या गिनना शुरू कर देते हैं तो मैं अपनी दवाओं की असरदार ताकत को 50% घटा देता हूँ। अगर तुम उसे किसी भी बहाने ज़िंदा रहने के लिए प्रेरित कर सको तो उसके बचने की संभावना 10 की बजाय 5 में से 1 हो जाएगी। डॉक्टर के चले जाने के बाद सू अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोई। उसका जापानी रुमाल आंसुओं से तर हो गया। फिर वह ड्राइंग बोर्ड लेकर एक गाने की धुन पर सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में गई। जॉन्सी का मुंह खिड़की की ओर था और वह पलंग पर चुपचाप पड़ी थी। उसकी चादर की एक भी सिलवट नहीं हिल रही थी। यह सोच कि जॉन्सी सो रही है, सू ने सीटी बजाना बंद कर दिया। थोड़ी देर में सू अपनी पेंटिंग में खो गई। वह 2 घोड़े बना रही थी जिनमें से एक पर एक रेड इंडियन सवार था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ जब दोबारा आई तो वह झट अपना काम छोड़कर जॉन्सी के पलंग के पास गई। जॉन्सी चुपचाप पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं। वह खिड़की के बाहर टकटकी लगाए ताक रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, उसने कहा। फिर कुछ देर बाद 11, फिर 10।
9, 8, 7 तो उसने एक ही सांस में इकट्ठे कह डाले। सू भी ध्यान से खिड़की के बाहर देखने लगी। आखिर जॉन्सी क्या गिन रही है? बाहर एक छोटा सा मैदान था और उससे 20 फीट की दूरी पर दूसरे घर की ईंट की दीवार थी। एक गठीले तने वाली बेल जिसकी जड़ सड़ चुकी थी, दीवार पर आधी ऊंचाई तक चिपकी थी। पतझड़ की सर्द हवाएं बेल के लगभग सभी पत्तों को उड़ा ले गई थीं। अब बेल की टहनियों का सिर्फ कंकाल बचा था जो दीवार की ढहती ईंटों से चिपका था। क्या बात है जॉन्सी? सू ने पूछा। 6, जॉन्सी ने फुसफुसाते हुए कहा। अब वह तेज़ी से झड़ रही हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 थीं। उन्हें गिनते गिनते मेरा सिर चकरा गया था, परंतु अब गिनना आसान है। लो, एक और गिर गई। अब केवल 5 बची हैं। 5 क्या? कुछ तो बताओ जॉन्सी। पत्तियाँ उस पुरानी बेल पर। जब आखिरी पत्ती झड़ जाएगी तब मैं भी चल बसूंगी। मुझे पिछले 3 दिनों से इस बात का आभास हो रहा है। क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया? मैंने इस तरह की बकवास पहले कभी नहीं सुनी, सू ने ऐतराज़ के लहजे में कहा। इन बूढ़ी पत्तियों का तुम्हारी तबीयत के ठीक होने से भला क्या लेना देना? मुझे याद है कि यह बेल हमेशा से तुम्हें बहुत प्यारी लगती रही है, पर इतनी पागल ना बनो। अभी सुबह ही डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हारे अच्छे होने की संभावना 10 में से 1 है। यह एक अच्छी संभावना है। थोड़ा धीरज रखो और लो या सूप पियो। मैं अपनी पेंटिंग पूरी करती हूँ जिससे कि उसे बेचकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना और वाइन ला सकूँ। अब तुम और वाइन मत लाना, जॉन्सी ने खिड़की के बाहर ताकते हुए कहा। लो, एक पत्ती और गिर गई। अब केवल 4 पत्तियां ही बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती को गिरते देखना चाहती हूँ, फिर मैं भी चली जाऊँगी। मेरी प्यारी जॉन्सी, सू ने झुकते हुए कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगी और जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक खिड़की के बाहर नहीं झाँकोगी। मुझे यह पेंटिंग कल तक पूरी करके देनी है। चित्र बनाने के लिए रोशनी चाहिए, नहीं तो खिड़की का पर्दा गिरा देती। क्या तुम दूसरे कमरे में जाकर पेंट नहीं कर सकती? जॉन्सी ने रुखाई से पूछा। इस समय मेरा तुम्हारे साथ रहना ही अच्छा है, सू ने कहा। दूसरे, मैं नहीं चाहती कि तुम उन पत्तियों को ताकती रहो। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो तुम मुझे बता देना, जॉन्सी ने अपनी आँख मूंदते हुए कहा। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद था और वह किसी निश्चल मूर्ति की भांति शांत पड़ी थी। वह बोली, मैं आखिरी पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ। मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। मैं सोचते सोचते भी थक गई हूँ। मैं अब दुनिया की हर चीज़ के साथ अपनी जकड़ और लगाव ढीला करना चाहती हूँ और फिर मुक्त होकर उन सूखी पत्तियों की तरह तैरते हुए धीरे धीरे नीचे और नीचे गिरना चाहती हूँ। थोड़ा सोने की कोशिश करो जॉन्सी, सू ने कहा। मैं ज़रा बैरम को बुलाती हूँ। मैं एक खदान मज़दूर का चित्र बना रही हूँ और चाहती हूँ कि बैरम कुछ देर तक मॉडल जैसे खड़ा रहे। मैं बस 2 मिनट में आई, तब तक तुम बिल्कुल हिलना नहीं। बूढ़ा बैरम मकान में निचली मंजिल पर रहता था। वह कोई 60 साल का होगा। उसकी लंबी दाढ़ी थी। बैरम एक हारा और असफल पेंटर था। 40 साल ब्रश चलाने के बाद भी वह कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर पाया था। उसके दिल में हमेशा एक मास्टरपीस पेंट करने की तमन्ना थी, परंतु वह उसे कभी शुरू नहीं कर पाया था। कई सालों से उसने कोई अच्छी कलाकृति नहीं बनाई थी। रोज़ी रोटी के लिए वह कभी कभार साइन बोर्ड और तख्तियाँ पेंट करता था। बस्ती के युवा आर्टिस्टों के लिए वह मॉडल का काम कर कुछ पैसे कमा लेता था। वह शाम को जमकर दारू पीता और फिर अपनी आने वाली मास्टरपीस कलाकृति के बारे में सबको बताता। वह एक चिड़चिड़ा दढ़ियल बुढ़ा था जो हर एक की कमज़ोरियों पर हंसता था, पर उसके दिल में अपनी छत पर रह रहे दोनों युवा चित्रकारों के लिए बहुत प्यार था। सू जब नीचे गई
तो बैरम अपनी कोठरी में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। उसके पास ही उसका ड्राइंग बोर्ड था जिसका कोरा कैनवास पिछले 25 सालों से पेंट लगने का इंतज़ार कर रहा था। सू ने बैरम को जॉन्सी के बारे में पूरी बात बताई कि कैसे पत्तियों के गिरने के साथ साथ जॉन्सी की ज़िंदगी भी ढल रही थी। कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं इस दुनिया में जो इसलिए मरना चाहते हैं क्योंकि किसी सूखी बेल की पत्तियां झड़ रही हैं। मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी। खैर, मैं इस वक्त तुम्हारे लिए मॉडलिंग नहीं कर पाऊँगा और मैं जॉन्सी की मदद भी कैसे कर सकता हूँ। इस समय जॉन्सी बेहद बीमार और कमज़ोर है, सू ने कहा, और तेज़ बुखार के कारण उसके दिमाग में अजीबोगरीब विचार आ रहे हैं। बैरम, तुम्हारी जैसी मर्ज़ी। तुम मॉडल नहीं बनना चाहते तो ना बनो। वैसे तुम एकदम निठल्ले आदमी हो, ना काम के ना धाम के। बैरम भी अब चिल्लाया, किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? तुम चलो, मैं अभी आधे घंटे में तुम्हारे पास आता हूँ। जॉन्सी की तबीयत के बारे में सुनकर मेरा दिल दुखी हो गया है। एक दिन मैं अपनी मास्टरपीस कलाकृति अवश्य पेंट करूँगा और फिर हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। जब वह दोनों ऊपर पहुँचे तो जॉन्सी गहरी नींद में सोई थी। सू ने पर्दा गिरा दिया और बैरम को दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ वह दोनों सहमे हुए खिड़की के पास बाहर उस बेल को घूरने लगे। फिर वह एक क्षण के लिए बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। बाहर ठंडी बर्फ़ पड़ रही थी और लगातार बारिश हो रही थी। फिर बैरम खदान मजदूर की अदा में मॉडल बनकर बैठ गया और सू उसका चित्र बनाने लगी। जब सुबह सू सोकर उठी तो उसने जॉन्सी को फटी आंखों से खिड़की के हरे पर्दे को ताकते पाया। पर्दा उठाओ, मैं बाहर देखना चाहती हूँ, उसने धीमी आवाज़ में आदेश दिया। अनमने दिल से सू ने उसका पालन किया। वाह, भयानक तूफान और भीषण हवाओं के बावजूद उस ईंट की दीवार में बेल पर अभी भी एक पत्ती लटकी थी। पत्ती तने के पास हरी थी, परंतु उसकी दतीली किनार उम्र के साथ साथ पीली पड़ चुकी थी। वह सहमी पत्ती अपना सारा साहस बटोरे अभी भी ज़मीन से कोई 20 फीट ऊपर लटकी थी। यह आखिरी पत्ती है, जॉन्सी ने कहा। मैंने सोचा था कि यह निश्चित ही रात को गिर जाएगी। मैंने हवा के तेज़ झोंकों की चीत्कार सुनी थी। यह पत्ती आज तो अवश्य ही गिरेगी और तब मैं भी चल बसूंगी। जॉन्सी, सू ने अपने मुरझाए चेहरे को तकिए में छिपाते हुए कहा, अगर तुम अपने बारे में चिंतित नहीं हो तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूँगी? जॉन्सी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दुनिया में सबसे अकेली आत्मा वह होती है जो किसी दूसरी अनजानी दुनिया में जाने की तैयारी में हो। कैसे कैसे करके वह दिन ढला। शाम की धुंधली रोशनी में उन्हें अभी भी वह आखिरी पत्ता साफ दिखाई दे रहा था। रात होते ही उत्तरी हवा ने अपना तांडव नृत्य दोबारा शुरू कर दिया और तेज़ बारिश की बूंदें लगातार खिड़की के कांच से टकराकर गिरती रहीं। जैसे ही पौ फटी और थोड़ा उजाला हुआ, वैसे ही जॉन्सी ने खिड़की का पर्दा हटाने का आदेश दिया। बेल पर लगा आखिरी पत्ता अभी भी था। जॉन्सी काफ़ी देर तक लेटे लेटे उसे निहारती रही। फिर उसने सू को बुलाया, जो कि चौके में गैस पर चिकन सूप बना रही थी। मुझसे भारी गलती हुई है सू, जॉन्सी ने कहा। न जाने क्यों वह आखिरी पत्ता अभी भी वहाँ है। वह पत्ता मेरी दुष्टता बताता है। मैं मरने की सोच रही थी, जो एक पाप है। अब तुम मेरे लिए थोड़ा सूप ले आओ और साथ में एक कप दूध भी। हाँ, उससे पहले ज़रा आईना तो देना। फिर मेरी पीठ के पीछे कुछ तकियों की टेक लगा दो जिससे मैं तुम्हें खाना बनाते देख सकूं। 1 घंटे के बाद जॉन्सी ने फिर कहा, सू, एक दिन मैं नेपल्स में समुद्र की खाड़ी पेंट करना चाहती हूँ। शाम को जब डॉक्टर आए तो सू उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। अब ठीक होने की अच्छी संभावना है, डॉक्टर ने सू से हाथ मिलाते हुए कहा। अगर अच्छी तरह देखभाल करोगी तो तुम अवश्य जीत जाओगी। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, वहाँ एक और मरीज़ को देखना है। एक बूढ़ा आदमी है, नाम है बैरम, शायद कोई आर्टिस्ट है। उसे भी लगता है निमोनिया हो गया है। मरीज़ की हालत काफ़ी ख़राब है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आज उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा। अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, तुम्हारी दोस्त अब खतरे से बाहर है।
तुम बाजी जीत गई। उसे अब अच्छा खाना खिलाओ बस। उस शाम जब सू जॉन्सी के पास गई तो वह पलंग पर बैठी इत्मीनान से ऊन का एक मफलर बुन रही थी। सू ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। बैरम का आज अस्पताल में निमोनिया से देहांत हो गया। वह केवल 2 ही दिन बीमार रहा। मकान के चौकीदार ने पहले दिन सुबह बैरम को उसकी कोठरी में तकलीफ़ से तड़पते देखा। बैरम के कपड़े और जूते एकदम गीले थे और बर्फ़ की तरह ठंडे थे। किसी को कुछ पता नहीं कि वह उस तूफ़ानी रात में कहाँ गया था। फिर उन्हें एक लालटेन मिली जो तब भी जल रही थी। वहाँ एक सीढ़ी भी मिली जिसे अपनी जगह से सरकाया गया था। उन्हें पेंट करने के कुछ ब्रश भी इधर उधर बिखरे मिले और एक प्लेट भी मिली जिसमें हरा और पीला रंग मिला था। जॉन्सी, अब ज़रा तुम खिड़की के बाहर उस आखिरी पत्ते को तो देखो। क्या तुमने अचरज किया कि वह पत्ता हवा में क्यों नहीं हिलता या फड़फड़ाता है? मेरी प्यारी जॉन्सी, यह आखिरी पत्ता बैरम की मास्टरपीस कलाकृति है। उसने उसे उस रात को पेंट किया जब बेल का आखिरी पत्ता नीचे झड़ा।